कि ओईटी 3.0 आ गया है ये जनवरी से, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस है। इनिशियली तो मैं इतना प्रेशराइज़्ड हो गया था अराउंड दिसंबर 1st मेरे को अभी भी याद है, लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग बाद में भी आपको ट्यूशन देंगे, तो आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि ये तो बोल तो रहे हैं कि बाद में होगा कि नहीं? लेकिन जैसे देखा कि नहीं, जो आपने प्रॉमिस किया था वही किया और मेरे को दोबारा फिर से ज़ीरो लेवल से फिर से स्टार्ट हाँ जी, मैं फर्स्ट डे में मैं डिप्रेस हो गया था आपको बात सुन के कि आपने बोला था, "जब तक हमको नहीं लगेगा तुम पास करने वाले हो, तब तक हम एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे।" हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि अभी हाल ही में जो अभी ओईटी के अपने रिज़ल्ट आए, उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो पास हुए हैं यहाँ पे। तो उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा है, जो 2 बार अपना एग्ज़ाम पहले दे चुका था और फिर भी वो पास नहीं हो पा रहा था। काफ़ी सारे रीज़न्स थे पीछे फेल होने के पीछे, है ना? उसके बाद हाल ही में उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम है, वो क्लियर किया और काफ़ी अच्छा उनका स्कोर आया, काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे वो। तो जब मैंने उनसे बात करी कि आपके फेलियर के रीज़न बताएँ कि क्या रीज़न थे, आप कैसे फेल हुए, क्या-क्या चीज़ें आपने करी हैं इस फेलियर को ओवरकम करने के लिए? और जैसे कि आप लोग भी मेरे से काफ़ी बार ये चीज़ें पूछते रहते हो कि सर आप हमेशा उन बच्चों का रिज़ल्ट डालते हो जो फर्स्ट राउंड में पास हो जाते हैं या फिर आप हमेशा उन लोगों का इंटरव्यू दिखाते हो जो पास हो जाते हैं। आप जो बच्चा फेल हो रहा है उसका इंटरव्यू दिखाएँ ताकि आप लोगों को उनसे भी कुछ सीखने के लिए मिले कि जो फेलियर के पीछे रीज़न क्या होता है और उस फेलियर को ओवरकम किस तरीके से किया जाए, है ना? तो आज वही इंटरव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज हमारे साथ हैं संदीपन जो कि आज अपने बारे में बताएँगे। आप लोगों को रीज़न बताएँगे कि वो 2 बार कैसे फेल हुए, क्यों फेल हुए, उनके पीछे क्या-क्या रीज़न थे, क्या फैक्टर्स थे और फिर जब वो पास हुए इतने अच्छे मार्क्स से तो उसके पीछे उनकी क्या मेहनत थी, किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी और कैसे इस फेलियर को उन्होंने ओवरकम किया। क्योंकि फेलियर ओवरकम करना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क, राइट? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो ओईटी की प्रिपरेशन करते हैं बट 1 बार या 2 बार फेल होने के बाद उस चीज़ को या फिर उस एग्ज़ाम को वो हार के बैठ जाते हैं या फिर हार मान के वहीं बैठ जाते हैं और अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, फिर दूसरी कंट्रीज़ के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आपका एम या फिर आपका गोल एकदम सही है, एकदम सटीक है, तो आप डेफ़िनिटली अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करेंगे और सेम सिचुएशन रही संदीप के साथ, उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। तो आज हमारे साथ संदीप है और संदीप ने हाल ही में अपना ओईटी एग्ज़ाम क्लियर किया है। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संदीप 2 बार फेल हो चुके हैं ओईटी के अंदर। बट फिर भी उन्होंने वो साहस है अपना, वो और अपनी जो मेहनत है वो लगी रही है उनकी, कि मेरे को पास तो करना ही है ओईटी चाहे कुछ भी हो जाए। और हम भी इनके पीछे पड़े रहे इस चीज़ को लेके कि संदीप पास होगा तुम्हारा ओईटी। क्योंकि जब हम लोग स्कोर देखते हैं बच्चों का और मेहनत देखते हैं तो हमें पता चलता है अंदर से, कि बच्चा मेहनत कर रहा है, अच्छा स्कोर आ रहा है, बट कहीं न कहीं आप फेलियर आपको फेस करना पड़ता है, ये लाइफ़ में होता है। मेरे साथ भी हुआ है, सब लोगों के साथ होता है। बट संदीप ने उस फेलियर को ओवरकम किया और फाइनली उन्होंने अपना ओईटी एग्ज़ाम क्लियर किया और 2 बार फेल हो चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो आज वही एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे यहाँ पे ताकि आप लोगों को पता चले कि फेलियर के पीछे रीज़न्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप उसको ओवरकम कर सकते हो। तो पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन संदीप का ताकि आप लोगों को संदीप के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत पता चले। तो हेलो संदीप, कैसे हो आप? जी, मैं बढ़िया, आप बताइए? मैं एकदम बढ़िया। संदीप भाई अपने बारे में बताएँ आप लोगों को ताकि उन लोगों को पता चले इस चीज़ के बारे में। जी, मेरा नाम संदीपन चौधरी है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। यहाँ पे एक छोटा-सा स्टेट है प्लेस है जो जिसका नाम है खड़गपुर। वहीं पे मैंने आई वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। तो मैंने अपना 12th वहीं से ही किया, उसके बाद मैं चला गया नर्सिंग पढ़ने के लिए बैंगलोर में। मैंने बीएससी नर्सिंग किया है वहाँ से एंड 2009 में मैं ग्रेजुएट होने के बाद मैं फिर से वेस्ट बंगाल वापस आया और कलकत्ता में अपोलो हॉस्पिटल में जॉइन हुआ एज़ अ स्टाफ नर्स। वहीं पे मैंने अपना करीबन 1 ऑफ द डिकेड मैंने वहाँ पे स्पेंड किया। 12 साढ़े 12 साल वहीं पे था एंड आई वाज़ वर्किंग एज़ अ इंचार्ज। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को बाहर तो जाना ही है। पहले बहुत साल पहले 2011-12 में मेरा बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा था कनाडा के लिए, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के लिए वो हो नहीं पाया। तो उसके बाद अभी बहुत साल बाद मैंने डिसाइड किया नहीं अभी तो जाना ही जाना है और मैं कमल अकेडमी से जुड़ा और फाइनली रिज़ल्ट आप लोग के सामने ही है। एक बार आप स्कोर बता देंगे अपना क्या-क्या स्कोर आया आपका? जी बिल्कुल, मेरा जो स्पीकिंग में 380 है, लिसनिंग में 370 है और रीडिंग एंड राइटिंग में 350 है। और मैं पूरा एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया। हालाँकि मुझे पता था सब कुछ, लेकिन आई वाज़ गोइंग विद द फ्लो क्योंकि मैडम लोग ने बोला था और आपने भी बोला था कि नहीं हम तो आपको पूरा ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हमको ये नहीं चाहिए कि आपको पता है कि नहीं, लेकिन हम तो पूरा सिखाएँगे। मैं बाकी एंड बच्चों को भी यही बोलता हूँ और मैं अपनी फर्स्ट क्लास डे में। में हाँ जी, मैं फर्स्ट डे में मैं डिप्रेस हो गया था आपको बात सुन के कि आपने बोला था, "जब तक हमको नहीं लगेगा तुम पास करने वाले हो, तब तक हम एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे।" और तो पता है मैं बच्चों को हमेशा से ये बोलता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, कहीं से उन्होंने क्लासेस ली हैं या फिर क खुद से प्रिपरेशन करी है, तो
अपना जो लेवल है एकदम ज़ीरो मान के आओ, क्योंकि एक तरीके से अगर आप खाली आओगे, एक खाली बर्तन होता है, उसी में हम लोग कुछ चीज़ें भर सकते हैं, है ना? तो बच्चों को मैं बिल्कुल। यही बोलता हूँ कि अपना दिमाग खाली करके आओ, ताकि जो चीज़ें हम आपको फ़ीड करवा रहे हैं, एटलीस्ट वो चीज़ें आप पकड़ सको, उसको रिटेन कर सको, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। अच्छा, तो आपने अकेडमी कब जॉइन की थी वैसे? मैं 2023 के मार्च-अप्रैल के तरफ जॉइन किया था। उस हालाँकि उसके पहले मैं एक बार एग्ज़ाम दे चुका था। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, फिर से मेरे को प्रॉपर वे में सीख के करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा-थोड़ा करके इधर-उधर से जानकारी लेके, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए था। तो हालाँकि मैं दूसरे कुछ अकेडमी जॉइन किया था, लेकिन उसमें क्या है ना, समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वो लोग अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में सिखा रहे थे, साउथ के। तो आई वाज़न्ट कंफर्टेबल। फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत आता है मलयालम, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, ये आपके थ्रू में कमल अकेडमी से जब जॉइन किया, वहाँ पे सारे अपने लैंग्वेज में सिखा रहे थे। इसीलिए मैं कमल अकेडमी चुना। आपको कैसे पता चला इस चीज़ के बारे में, मेरे बारे में और कमल अकेडमी के बारे में? आपके आपके थ्रू से, आपके थ्रू आपके मतलब मैं आपको 2022 से 22 जनवरी स्टार्टिंग से शायद मैं आपको देख रहा था कि जैसे ही नाम आया संदीप, तो ऐसा लगा कि हाँ, अरे मेरा भी नाम ऑलमोस्ट सेम है, और जैसे मेरा एक फ्रेंड भी है स्कूल में जिसका नाम भी संदीप है। तो तब से मैं जुड़ा, और मैं आपको ज़ीरो मतलब जब आपका शायद सब्सक्राइबर बहुत ही कम था, तब से मैं देख रहा हूँ कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये है। जैसे आपके थ्रू ही मैंने यूके के बारे में सब कुछ जान लिया कि क्या प्रोसेस है, क्या है, यूके से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इंडिया में, सब कुछ मेरे को पता चल गया था। उसके बाद कमल अकेडमी के बारे में आपने शायद बोला था। अच्छा, तो मेरे को अभी भी याद है जब आप फर्स्ट टाइम क्लास के अंदर बैठे थे, तो थोड़ा थोड़ा एक ऐसा होता है ना कि आपको किसी-किसी के फेस याद रहते हैं, क्योंकि आप थोड़े हुँ। इंटरेस्टिंग थे उस वक़्त, और आपने बोला भी था उस वक़्त कि मैं क्लियर करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, अपना एग्ज़ाम अपन क्लियर करेंगे। जी, और फाइनली वो टाइम हो गया कि जब आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, पूरी 1 साल की मेहनत है। बच्चे क्या करते हैं कि 3 महीने क्लासेस लेते हैं, 1 6 महीने क्लासेस लेते हैं, उसके बाद हार मान जाते हैं। मैं बच्चों को बोलता हूँ नहीं, और जो बच्चा मेरे से 3 महीने क्लास ले रहा है, फिर उसके बाद क्या करता है, बच्चा बीच में क्लासेस छोड़ देता है। वो मैं बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं करता हूँ। आप क्लास लो, आप पास नहीं कर रहे हो या फिर मेहनत नहीं कर पाए सही तरीके से, कुछ भी रीज़न था, इमीडिएटली दोबारा क्लास जॉइन करो। आपने कितनी कौन-सी कितने बैच जॉइन करे थे आपने? मतलब कमल अकेडमी में कौन-सा वाला हाँ, बैच? हाँ। मेरा तो शायद 13th 14th बैच था। उसके बाद क्या हेल्प मिली आपको? मैं 14th बैच में तो जब से जॉइन किया था, क्लास मेरा स्टार्ट हो गया था पहले दिन से ही। पहले रीडिंग से स्टार्ट हुआ था, फिर लिसनिंग से, फिर राइटिंग, फिर स्पीकिंग में। तो मेरे को बहुत हेल्प हुआ कि स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे को पता चला कि हाँ, ऐसे-ऐसे करके आगे जा सकते हैं आप। पहले क्या था, थोड़ा ओवरव्यू था, लेकिन यहाँ पे मेरे को स्ट्रक्चर्ड वे में पता चला। और जैसे मैंने फर्स्ट जो एग्ज़ाम दिया था, उसमें जब मेरा स्कोर नहीं आया था, उसके बाद भी जे मतलब नेक्स्ट डे में जब भी मैंने बोला, तो मानसी मैम ने मेरे को तुरंत ऐड कर लिया था कि नहीं, आप कंटिन्यू करो। तो जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि जैसे आप लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बाद में भी आपको ट्यूशन देंगे, तो आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि ये तो बोल तो रहे हैं कि बाद में होगा कि नहीं। लेकिन जैसे देखा कि नहीं, जो आपने प्रॉमिस किया था वही किया, और मेरे को दोबारा फिर से ज़ीरो लेवल से फिर से स्टार्ट किया। आपने जितनी बार भी हमारे पास रिपीट किया, क्या हमने कोई पैसे लिए उस चीज़ के? जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप मुझे ये बताएँ कि आपके फेलियर के रीज़न क्या थे? 2 बार क्यों फेल हुए आप? पहला रीज़न तो मैंने बोल दिया था फर्स्ट एग्ज़ाम के, आई वाज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड। मेरे को थोड़ा बहुत आता था, लेकिन यूट्यूब देख के, वीडियोज़ देख के क्या है, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग भी थे, वो लोग भी मेरे को बोले थे कि ऐसा-ऐसा है। कुछ लोग मेरे को नोट्स दिए थे, तो वो पढ़ के मैं सोचा था हाँ, चलो कॉन्फिडेंट है, हम लोग कर लेंगे। लेकिन सेकंड वाले में क्या हुआ ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं सबको बोलना चाहूँगा। मैं क्या किया था, मैनिफेस्टेशन कर रहा था कि हाँ, मैं पास कर चुका हूँ, मैं एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैं यूके चला गया हूँ, यूके में सेटल हो गया हूँ। तो उस चक्कर में जब मेरा फेल हुआ ना, मेरे को बहुत डिप्रेशन आ गया कि जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं। तो इस बार मैंने क्या किया, मैं मैनिफेस्टेशन उसमें गया ही नहीं, मैं बस परफ़ॉर्मेंस में ध्यान दिया कि अगर मैं खुद अच्छा से परफ़ॉर्म कर पाऊँ, तो एंड रिज़ल्ट तो मेरा आने ही वाला है। अगर मैं अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा, तो मेरे को तो पास होना ही है। अगर मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगा, तो रिज़ल्ट तो नेगेटिव ही आएगा। आप आपके पीछे फैक्टर्स क्या थे फेलियर के पीछे, वो बताएँगे आप? अ,
टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद मेरा प्रैक्टिस उस लेवल का नहीं था। क्योंकि मैं जॉब भी करता था और घर में आके ना थोड़ा टायर्डनेस हो जाता है, ठीक है? तो मेरे को लगता है मैंने जितना एफर्ट डालना था, जो इस बार मैंने डाला, उतना मैंने डाला नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो शायद उसी की वजह से कि ये गेम वही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टीचर लोगों का बात सुनोगे, अगर मॉक टेस्ट अच्छा से परफॉर्म किए कि अपना ये करके कि चीटिंग नहीं करना है। जो हम लोग को बोला गया है वो हम लोग फॉलो करें, अगर ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आना ही है। और एक टाइम में पता चल जाता है ना कि आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं। बहुत लोग होते हैं कि हाँ, सब लोग बोलते हैं हाँ, तुमको मिल जाएगा तो बहुत लोग कर लेते हैं। लेकिन आप तो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते ना, आपको सही बात। पता रहता है कि आप में है थोड़ा बहुत, आप कर लोगे। मेहनत तो सबको सभी करते हैं, लेकिन वो अपने आप से सच्चाई बोलना है कि हाँ, जितना है, जो बोला गया है उतना करना है, हार्ड वर्क देना है। ये हार्ड वर्क वाला गेम है। आप अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहोगे उन बच्चों को जो शायद फेल हो चुके हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार? तो किस तरीके से उस फेलियर को ओवरकम करें वो लोग? अ, संदीप भाई, सबसे बड़ा बात है मेरे को लगता है कि अगर आप इसमें उतर गए हो, तो आपको आखिरी मतलब एंड रिजल्ट तो देखना ही देखना है। इसमें कोई हाँ, डिप्रेशन आएगा, बहुत सारा आएगा कि स्कोर नहीं आ रहा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अच्छा से। तो ये होता है, अप्स एंड डाउन तो सबके लाइफ में होता है। तो वो चक्कर में अगर आप छोड़ दोगे तो आप तो वहीं पे ही फेल होगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एक दोबारा एग्ज़ाम में बैठोगे नहीं, तब तो आपका पता ही है सबको कि हाँ, इसको तो कुछ होगा ही नहीं। जो जॉब कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप मेहनत करते रहो और आप खुद से बोलते रहो, पॉज़िटिव फीडबैक देते रहो, नहीं हमको करना है और हमको ये अचीव करना है, इसके बाद मेरे को क्या मिलने वाला है? अगर ये एग्ज़ाम हो गया उसके बाद क्या मिलने वाला है? अगर वो देख के हम लोग आगे जाएँ, तो मोटिवेशन ऑटोमैटिकली आता है। सही बात है, एकदम सही बात है। तो जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपकी बीवी ने बोला कि लास्ट चांस है ये, जी। तो वो प्रेशर था कहीं न कहीं। जी, बहुत प्रेशर था। इनिशियली तो मैं इतना प्रेशराइज़्ड हो गया था अराउंड डिसेंबर 1st, मेरे को अभी भी याद है। आई थिंक दिसंबर 4-5 तारीख का बात है, मैं घर गया था। तो मेरा वाइफ़ मेरे को देख के ना उसको भी खराब लग गया कि अरे यार! इसको तो मैं ज़्यादा प्रेशर दे दिया। तो उसने मेरे को बोला कि नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया है, आप इसको सीरियसली मत लो। वो बोलने के बाद तो और मेरे को लग गया नहीं, अभी तो ये इज़्ज़त पे आ गया है। ठीक है ना? अभी तो अब बोल दिया है, अब मेरे को ये कंसोल कर रही है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो बोला है वो तो मेरे को करना ही है। तो यही, और मैंने भी अपने आप से यही प्रॉमिस किया था कि यही मेरा लास्ट है, अभी वाइफ खुश इसमें है? मेरे को करना। अभी बहुत खुश है और सबसे बड़ा बात है, और मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मैं कलकत्ता में रहता हूँ और मेरा घर खड़गपुर है। तो मैं सैक्रिफ़ाइस किया हूँ। मैं ये लास्ट 1 साल से मेरा वाइफ़ और मेरा बच्चा खड़गपुर में है और मैं यहाँ पे अकेला हूँ। वीकेंड्स में जाता रहता हूँ। तो ये जो 1 साल मैंने पूरा सैक्रिफ़ाइस किया है ये ओएटी के लिए, और उसके लिए जी। शायद मेरे को ये रिज़ल्ट मिला है, भगवान ने दिया है। चलो एट द एंड बीवी खुश रहनी चाहिए, नहीं? जी, 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 जी। होम मिनिस्टर चलिए। खुश होना चाहिए। हाँ, होम मिनिस्टर खुश होना चाहिए, सही बात है एकदम, है ना? और अपनी तरफ जी। से कुछ एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को आप, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं अभी फिलहाल? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर किसी भी मॉड्यूल के अंदर अपनी तरफ से कोई टिप्स देना चाहते हैं? जी, रीडिंग का मैं बोलना चाहूँगा संदीप भाई कि अभी ओईटी 3.0 आ गया है ये जनवरी से। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस है, जिसमें मेरे को लगता है रीडिंग में पार्ट बी एंड सी थोड़ा टफ आ रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत टफ पड़ा। सी वाला सी1 जो था वो तो एक कुछ रिसर्च पेपर दे दिया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और सी2 में वो एक कीटो डाइट के ऊपर था। तो मैंने क्या किया था, एलिमिनेशन टेक्निक किया था, जो मैडम ने सिखाया था कि आप एलिमिनेशन टेक्निक में जाओ, तो उसमें क्या है ना, 2 ऑटोमैटिकली पहले ही हम लोग माइनस कर दे देते थे। तो और 2 के बीच में हमको चुनना है राइट आंसर, तो थोड़ा ईज़ी पड़ जाता है। और मैंने जब एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने बहुत सारा, मेरे कमल अकेडमी के बहुत सारे भाई-बहन लोग मेरे को फ़ोन किए थे कि आपको कैसा लगा? आप पास हो गए, ये हो गए। तो जब मैंने उनको ये बोला, तो वो लोग भी बोल रहे थे, हाँ, संदीप भाई कि मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेशन टेक्निक इज़ द बेस्ट टेक्निक, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रॉपर्ली। तो मेरे को लगता है कि ये वाला प्रोसेस बहुत क्या बोलते हैं, अच्छा है कि आप इसमें ही जाओ तो पक्का आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है।
अच्छा औ संदीप भाई, दूसरी चीज़ ये भी है कि इवन जो पार्ट ए है, उसके अंदर भी क्वेश्चंस के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, 3.2 जी, के अंदर। जी। और संदीप भाई मैं क्या किया था इस बार पार्ट ए में, मैंने तो साढ़े 13 मिनट के अंदर ही मैं खत्म कर दिया था मेरा पार्ट ए। तो मैंने क्या किया था मैंने थोड़ा क्रॉस कर लिया था कि मैडम ने बोला था आप 1 से 2 मिनट दो पूरा पढ़ने के लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन में जाओ। लेकिन मैंने थोड़ा उल्टा किया, मैं 30 सेकंड लिया सिर्फ। मैं सिर्फ हेडिंग, सब हेडिंग देख लिया क्या-क्या है, ताकि मेरे को थोड़ा-सा याद रहे दिमाग में, अच्छा ये वाला हेडिंग यहाँ पे था। और विदिन 30 सेकंड में मैंने ए से डी तक कंप्लीट करके फिर मैं क्वेश्चन में जंप कर लिया। तो मेरे को लगता है उसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया। चलिए संदीप भाई, काफ़ी अच्छा ये रहा है ना, और आपसे काफ़ी सारे लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि देखो, फेलियर के बाद जब सक्सेस मिलती है ना, तो सक्सेस का मज़ा एकदम अलग होता है ना। जी। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर आप हमेशा उन बच्चों को दिखाते हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, या फिर आपके अकेडमी में क्या खाली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होता है? ऐसा नहीं होता है। सबके सामने फेलियर्स आते हैं। फेलियर से ओवरकम करने वाला इंसान होना चाहिए, जो कि आप हैं ना, और होपफुली जी, आज का जो ये इंटरव्यू जो भी लोग देखेंगे, उनको पता चलेगा कि फेलियर इज़ नॉट द एंड, है ना? उसके बाद सक्सेस है आपके पास। आप वेट करें, आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, तो डेफिनिटली आपको सक्सेस मिलेगी, और संदीप आपके सामने एग्ज़ाम्पल बैठे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच ज़रूर, संदीप फॉर ज़रूर। बीइंग इन दिस इंटरव्यू मैन। थैंक यू और सो मच। संदीप भाई और एक बात लास्ट बात बोलना चाहूँगा हाँ, आपका जब मैं वीडियो देखता था कि आप जिसका एग्ज़ाम पास हो गया उसका आप इंटरव्यू लेते थे, तो मैं एक आपका इंटरव्यू देखा था, एक गुजराती लड़का था ना, जो आपका अभी तक उसका खत्म भी नहीं हुआ नर्सिंग का। हेविन। हाँ, हाँ। हाँ। तो उसका वीडियो जब देख रहा था तो मेरे को मन में एक बार थॉट आया था कि काश मेरा भी एक दिन ऐसा टाइम आए और आप मेरा इंटरव्यू लें सामने से। और देखिए आज वो ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। बाकी सब बच्चों को भी बोलता हूँ, आप लोग मेहनत करो यार, बस मेहनत जी, करो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और मैं पर्सनली आपको कॉल करके बोलूँगा कि चलो हम लोग इंटरव्यू करते हैं। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच संदीप फॉर बीइंग इन दिस इंटरव्यू मैन। थैंक यू सो मच। थ इट्स बीन थैंक अ यू सो ऑनर। मच। ओके। थैंक यू।